मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम लॉक के एक नए विचार के साथ चर्चा करेंगे, और वो है लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। हमने लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा, उसका अध्ययन किया। उसमें देखा कि लॉक सामाजिक समझौते से पूर्व यानी राज्य की स्थापना से पूर्व प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, और उस प्राकृतिक अवस्था में वो 3 अधिकारों की चर्चा करता है, और उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैक्सी नाम के विद्वान ने एक टिप्पणी की है उनके इस विचार पर। मैक्सी कहते हैं कि लॉक के राजनीतिक विचारधारा में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत महानतम योगदान है। जॉन्स कहते हैं कि यदि उनके दर्शन से अधिकारों को निकाल दिया जाए तो शासन पर 2 निबंध अर्थहीन और व्यर्थ सिद्ध होगा। तो ये उनके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की महत्वता स्पष्ट करते हैं ये बयान विद्वानों के। अब हम बात करेंगे कि लॉक ने किन 3 अधिकारों की चर्चा की है। तो उसमें जीवन का अधिकार है, राइट ऑफ लाइफ। स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी। और संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी। लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता पर तो बहुत संक्षेप में, और संपत्ति के अधिकार का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो उसमें जीवन का अधिकार क्या है, इसके बारे में लॉक का ये मानना है कि आत्म सुरक्षा मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है, और उसकी समस्त क्रियाओं को प्रेरित करने वाला जो तत्व है वो आत्म सुरक्षा है। इसलिए आत्म सुरक्षा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन विवेकपूर्ण कार्यों को करता है वे सब उसके विशेषाधिकार हैं, और ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं। लॉक ने कहा है कि चाहे हम विवेक तत्व का अनुसरण करें और ये माने कि मनुष्यों को जन्म लेते ही अपनी जीवन रक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और इसके फलस्वरूप जीवित रहने के लिए प्रकृति द्वारा उपलब्ध भोजन, पेय तथा अन्य वस्तुओं के उपभोग का अधिकार हो जाता है। तो ये उनका जीवन के अधिकार के बारे में विचार हैं। अब है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। हमने लॉक से पूर्व हाब्स के विचारों को पढ़ा, और हाब्स के लिए स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता था। लेकिन लॉक का जब हम अध्ययन करते हैं तो लॉक इससे असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार है। लॉक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर इच्छानुसार अत्याचार कर सके तो स्वतंत्र कौन रह सकेगा? कोई नहीं रहेगा। अपने शरीर, कार्य, संपूर्ण संपत्ति की अपने ऊपर लागू विधानों की सीमा के अंदर अपने इच्छानुसार व्यवस्था करना, और इस प्रकार दूसरे को स्वेच्छाचारिता के अधीन होकर अपनी इच्छा का अनुसरण करना ही स्वतंत्रता है। तो ये लॉक के स्वतंत्रता के बारे में विचार हैं। लॉक ने तीसरा जो प्राकृतिक अधिकार बताया है वो संपत्ति का अधिकार बताया है, और उनकी जो पुस्तक है शासन पर 2 निबंध,
उसमें उन्होंने विस्तार से इसका वर्णन किया है। और इस ग्रंथ के 9वें अध्याय में वो राजनीतिक, समाज और शासन के उद्देश्य के अंतर्गत संपत्ति का प्रयोग काफ़ी व्यापक अर्थ में किया है। और कैसे व्यापक अर्थ में किया है? क्योंकि इसमें उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपदा तीनों को सम्मिलित कर लिया है। लॉक ने राज्य के निर्माण के संदर्भ में संपत्ति का अर्थ इन शब्दों में व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा है कि अतः इन पर्याप्त कारणों से वशीभूत होकर वह ऐसे व्यक्तियों को संगठित हो जिनमें पारस्परिक जीवन, स्वतंत्रता, संपदा की, जिन्हें मैं संपत्ति के सामान्य नाम से पुकारता हूँ, सुरक्षा के लिए संगठित होने की इच्छा हो, ढूंढकर अपने समाज में सम्मिलित हो जाता है। लॉक ने जो उनका ग्रंथ है उसमें कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिसमें संपत्ति शब्द का प्रयोग भौतिक संपदा के साधारण अर्थ में किया है। यहाँ इसी अर्थ पर ध्यान केंद्रित करके और लॉक के संपत्ति संबंधी विचारों पर हम चर्चा करेंगे, जो उन्होंने व्यापक अर्थ में उस शब्द को ग्रहण किया है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे। और उससे पहले लॉक संपत्ति के बारे में, कैसे संपत्ति की उत्पत्ति होती है, क्या उसको किस तरह से वो डिफ़ाइन करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। तो जहाँ तक लॉक का संबंध है संपत्ति के संदर्भ में, संपत्ति की उत्पत्ति के संबंध में लॉक का ये मानना है कि प्रारंभ में सभी व्यक्तियों को प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर समान अधिकार था। यानी जो प्रकृति से संपत्ति मिली हुई है, जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा, उस पर सबका समान अधिकार होता है। ये संपूर्ण संपत्ति सामूहिक संपत्ति थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है, तब उनका व्यक्तिगत अधिकार इन पर हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति की उत्पत्ति होती है। लॉक ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि शरीर पर केवल उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और का अधिकार नहीं होता। उसके शरीर का श्रम और उसके हाथों की कृति सही तौर पर उसी की संपत्ति कही जा सकती है। अतः वह जिस वस्तु से और उसे अपने श्रम के द्वारा प्राकृतिक अवस्था से हटा करके निजी संबंध जोड़ लेता है, तो वो व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है। तो ये उनकी संपत्ति के बारे में एक डेफिनेशन है कि जो संपदा प्राकृतिक अवस्था में है वो सबकी होती है, लेकिन जब वो अपना लेबर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है, यानी उस प्राकृतिक अवस्था से हटा देता है, तो वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। तो यहाँ कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत इस परिभाषा से भी थोड़ा सा स्पष्ट हो गया कि उनका ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व था और वो संपत्ति जो थी सबकी साझी थी। लेकिन उस समय भी व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धांत जो था वो सुरक्षित था। और लॉक ने कहा कि मैंने किसी सार्वजनिक स्थान पर खोदने से जो कच्ची धातु प्राप्त की, वह किसी की अनुमति के बिना मेरी संपत्ति बन जाती है। मेरे ही श्रम से उसे उस प्राकृतिक अवस्था से हटाया है जहाँ वह सार्वजनिक संपत्ति थी, और अब वो मेरी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। तो व्यक्तिगत संपत्ति कैसे बनती है, इसका सीधा सा तात्पर्य उसके डेफिनेशन से भी आपने समझा और यहाँ भी समझा कि वैसे तो संपत्ति सबकी सार्वजनिक स्वामित्व में रहती है, लेकिन
जब कोई व्यक्ति अपना श्रम उसमें नियोजित करके उसको प्राकृतिक अवस्था से हटा देता है तो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। इसी प्रकार जमीन पर स्वामित्व कैसे हो, इस पर भी लॉक ने अपना विचार रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी भूमि चाहिए, कितनी भूमि उसकी होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं लिखते हैं कि जितनी भूमि एक व्यक्ति जोतता है, बोता है, उसकी उन्नति करता है, उस पर खेती करता है और उसकी उपज का उपयोग करता है, उतनी भूमि उसकी संपत्ति होती है। वह अपने श्रम के द्वारा पृथ्वी के उस खंड को सार्वजनिक संपत्ति से पृथक कर देता है। तो ज़मीन पर स्वामित्व कैसे होगा, इसमें लोक का मानना है कि जो व्यक्ति जितनी भूमि को जोतता है, बोता है और उस पर खेती करता है, वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। फल और पशुओं का कैसे स्वामित्व होगा, तो इस संदर्भ में लोक का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार जंगली फल चुनता है, पशुओं का शिकार करता है, उन्हें पकड़ता है, पालता है और अपने श्रम के द्वारा जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थ हैं उनको प्राकृतिक अवस्था से हटाता है, वह उसके श्रम के मिश्रण से अपनी संपत्ति बना लेता है, तो वो उसके हो जाते हैं फल और पशुओं का स्वामित्व। अब व्यक्तिगत संपत्ति पर कितना अधिकार हो, व्यक्तिगत संपत्ति पर सीमित अधिकार, इस संदर्भ में लोक का यह मानना है कि वैसे तो व्यक्तिगत संपत्ति पर मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार पर अनेक प्रतिबंध वो लगा देता है, सीमित कर देता है उसको, उस राइट को। और लॉक के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने जीवन को नष्ट होने से बचाने के लिए जितनी मात्रा में उस वस्तु की आवश्यकता हो, उतने पर ही व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा सांपत्तिक स्वामित्व स्थापित कर सकता है। इससे अधिक ऐसे अंश पर उसका व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं हो सकता जिस पर दूसरे का अधिकार हो। लॉक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी संपत्ति प्राप्त होना जितना उसका वह उपयोग कर सके, आज भी संसार में बिना किसी को हानि पहुंचाए लागू होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉक के अनुसार मनुष्य के संपत्ति संबंधी अधिकार पर उस सीमा तक नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए जिस सीमा पर उसके अधिकार से दूसरे मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायता मिलती हो। तो ये उनका व्यक्तिगत संपत्ति पर एक सीमित अधिकार की वो चर्चा करते हैं। अब है मूल्य का श्रम सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें लॉक का ये मत है कि श्रम से ही प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। जिस वस्तु के उत्पादन में जितना अधिक श्रम लगा है उतना ही अधिक उसका मूल्य होता है, उतनी ही अधिक उसकी उपयोगिता होती है। जैसे एक मनुष्य अधिक श्रम करके अपने भूखंड के मूल्य को बढ़ा देता है और वो बढ़ा हुआ मूल्य केवल उसके कारण होता है, इसलिए उसे अपने श्रम का लाभ मिलना चाहिए। गैटल ने इस संदर्भ में कहा है कि यही लॉक का प्रसिद्ध मूल्य का श्रम सिद्धांत है। तो ये लॉक का एक श्रम सिद्धांत उसने जो प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में सेवाई ने लिखा है कि इस सिद्धांत का परवर्ती शास्त्रीय और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के श्रम संबंधी मूल सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आगे चलकर ये समाजवादी विचारक इस तरह के विचार रखते हैं। तो ये लॉक के महत्वपूर्ण विचार हैं। अब आलोचकों ने इन प्राकृतिक अधिकारों की कुछ आलोचनाएं की हैं, तो संक्षेप में उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक है, ये अधिकार जन्मजात नहीं बल्कि सामाजिक देन है। लॉक ने जो सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसमें वो कहते हैं कि कुछ जो अधिकार होते हैं वो जन्मजात होते हैं, प्रकृति से मिले होते हैं, जिसमें समाज का, राज्य का कोई योगदान नहीं है। तो उसमें आलोचकों ने आलोचना की है, जिसमें टी.एच. ग्रीन है, लास्की है। उनका ये कहना है कि अधिकार समाज की देन है और राज्य में ही अधिकारों की कल्पना कर सकते हैं।
इसके परे इन अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता है। दूसरी आलोचना है कि प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है। लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, हमने उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत में इसका अध्ययन किया, वो बिल्कुल ही काल्पनिक है। इसलिए उनके प्राकृतिक अधिकारों की धारणा भी काल्पनिक है। राज्य विहीन प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की कल्पना करना मूर्खता है, स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, ये आलोचकों का मानना है। अस्पष्ट विचार भी इसको कहा जाता है कि लॉक ने जीवन, शरीर, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, संपदा सभी को संपत्ति का अधिकार माना है। तो ये एक अस्पष्ट विचार के रूप में भी उसको माना जाता है। एक आलोचना है उनकी जीवन, स्वतंत्रता के अधिकारों की उपेक्षा, जो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि लॉक ने अधिकारों के संदर्भ में ये स्पष्ट है कि जीवन और स्वतंत्रता का विस्तार से वर्णन नहीं किया और संपत्ति के अधिकार का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो आलोचकों के अनुसार ये कहते हैं कि वो ये सिद्धांत का बड़ा दोष है कि जीवन स्वतंत्रता के अधिकार का अस्तित्व संपत्ति से अलग है। इसी प्रकार संपत्ति की रक्षा हेतु राज्य का निर्माण, इसमें लॉक का कथन है कि राज्य का निर्माण मनुष्यों की संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। तो आलोचकों का कहना है कि ये आंशिक सत्य हो सकता है। राज्य का उद्देश्य इससे बड़ा है और इससे आगे है। वह समाज में मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन के विकास में मदद करता है। स्टेट केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता है। एक है श्रम, जो है व्यक्तिगत संपत्ति का केंद्र बिंदु। जैसा कि लॉक के श्रम सिद्धांत में हमने पढ़ा कि लॉक ने श्रम को व्यक्तिगत संपत्ति के निर्माण का केंद्र बिंदु माना है और ये आंशिक हो सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण अनेक साधनों पर आश्रित है, जबकि उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति जब अपना श्रम नियोजित करके उसको प्राकृतिक अवस्था से हटा जाता है तो वो ही उसकी वैल्यू निर्धारित करती है। तो ये भी आलोचना उसकी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉक का ये श्रम का सिद्धांत है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।